हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव शेप के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने लास्ट मंथ स्टार्ट किया था विजन आईएएस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जहां से हम अपने कंटेंट इनरिचमेंट कर सकते हैं, जहां से हम फैक्ट्स, डेटा या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी आइडिया हम ग्रैब कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पेपर 2 में आंसर लिखने के लिए। अब चाहे वो हम एसे में यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। ये तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा पेपर 2 में। ठीक है, तो इन तीनों में हमें बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें लिखनी होती है, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। हम सबको पता है कि काफ़ी लिमिटेड वर्ड्स रहते हैं हमारे पेपर 2 में लिखने को, जहाँ पे वर्ड लिमिट फिक्स होती है। तो इसमें क्या करना होता है हमें, बहुत ही जो हमारा हिंदी में एक वर्ब होता है ना, प्रोवर्ब, जहाँ पे कहते हैं हम गागर में सागर बनना, वो चीज़ हमें करना होता है यहाँ पे। तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, इस पर एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इस मंथ जो हमारा लास्ट मंथ का करंट अफेयर्स आ चुका है, विजन आईएएस का मंथली मैगजीन जो कि सितंबर 2024 है, उसका मस्ट रीड टॉपिक्स फॉर पेपर 2, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। तो हम क्या करते हैं कि अपने सबसे पहले वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो भी टॉपिक्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस मैगजीन में, ताकि आप क्या कर सको कि उस टॉपिक्स को एक बार अपने से भी गो थ्रू कर लो। वीडियो को पार्ट्स में जब हम अपलोड करते हैं, यहाँ पे मेनली हमने लास्ट मंथ से स्टार्ट किया था, 3 पार्ट्स में अपलोड करते हैं। यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक फर्स्ट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, सेकंड में हम सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सब, और थर्ड पार्ट में रिमेनिंग जो टॉपिक्स होते हैं हमारे, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मेनली हम इन 3 पार्ट्स में इस पूरे मैगजीन को फिनिश करते हैं, और एक पार्ट अगर आप जोड़ लो उसको, तो हमारा ये मस्ट रीड टॉपिक्स वाला जो होता है एक छोटा सा पार्ट, जहाँ पे हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स आए हैं और हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो ये चीज़ों पे हम मेनली फोकस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच द टाइम हम देखते हैं कि क्या अपना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे है, हमारा सब टॉपिक जो थीम है हमारा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस तरीके से नोट्स मेंशन करें, नोट्स किस तरीके से बनाएं। ठीक है, कहते हैं सब लोग, टॉपर को हमने सुना होगा, कैटेगराइज करना होता है हमें अपने नोट्स को, किस तरीके से हम नोट्स को अपने कैटेगराइज करें ताकि बेटर वे में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर पाए। ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है, तो अब किस तरीके से नोट्स को अगर आप कैटेगराइज करना चाहो अपने लिए, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, एक चीज़ कर लो आप, कि जो जो यहाँ पे थीम्स डिस्कस किए गए हैं, जैसे ये जो थीम्स आप देख सकते हो यहाँ पे, पहला थीम क्या है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा, तीसरा इकॉनमी, उसके बाद चौथा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिक्योरिटी, पांचवा इन्वायरमेंट, छठा सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, और उसके बाद कुछ एक स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते हो। तो आप क्या करो, इन थीम्स के बेसिस पे क्या करो, अपने A4 शीट्स को डिवाइड कर लो, अलग अलग फाइल्स आप बना सकते हो इन थीम्स के बेसिस पे, या फिर एक ही फाइल में एक कंपार्टमेंट या फिर पार्टीशन लगाकर वहाँ पे उस चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। और जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे अपने न्यूज़पेपर के डिस्कशन में हम लोग कर रहे हो या फिर आप विजन के डिस्कशन में कर रहे हो, आप क्या करो, उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करते जाओ, ताकि आप लास्ट मिनट रिवाइज भी कर पाओ। जब आप रोज आंसर राइटिंग करोगे तो उस चीज़ों को रिवाइज करके अपना आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो हम बस ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या आपको पढ़ना है इस मंथ के मैगजीन में। तो सबसे पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, जो कि सबसे हॉट टॉपिक अभी इस मंथ में रहा था हमारे प्रीवियस मंथ में, वन नेशन वन इलेक्शन। जिससे रिलेटेड हमने अपने हिंदू में एडिटोरियल्स में भी देखा था, कुछ एक एडिटोरियल्स आए थे साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उसके पॉजिटिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कुछ एक एडिटोरियल्स में, कुछ में नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था, और हमने वे फॉरवर्ड्स भी देखे थे वहाँ पे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने जो भी स्टेप्स हैं, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन है इस कंटेक्स्ट में, उसको फर्दर परस्यू करना चाहिए। तो इस चीज़ को अब हम एक जगह पे टोटल क्या कह सकते हैं, उसको एग्रीगेटेड मैनर में यहाँ पे इस टॉपिक में लास्टली देख लेंगे। तो ये चीज़ आप जैसे देख सकते हो कि कैसे हम हर वीक जब हिंदू एनालिसिस करते हैं तो वो जो सारे टॉपिक्स जो लास्ट में मंथली मैगजीन में हमारे आते हैं वो सारे हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं। ठीक है, तो यही फायदा होता है अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आपके करंट के चाहे पेपर 2 हो या पेपर 1, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए रहेंगे। ठीक है, तो उस सारे को कवर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, लास्टली जब आप मंथली मैगजीन करोगे तो आपने जो भी अपने नोट्स में पेपर की हेल्प से जो भी डेटा लिखे हैं, वहाँ पे अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है आपको, या फिर कुछ एक नई चीज़ आपको मैगजीन में मिलती है, आप बस उस चीज़ को क्या करते हो, इंक्लूड कर लेते हो अपने नोट्स में। उससे ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करना होता लास्टली। ये पेपर 1 के लिए भी अप्लाई होता है और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए सेम चीज़ें अप्लाई होती है। ठीक,
तो वन नेशन वन इलेक्शन हमने देख लिया। फिर यहाँ पे सेकंड टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एआई गवर्नेंस। ठीक है, ये ग्लोबल एआई गवर्नेंस क्या चीज़ है हम इस पे देखेंगे, किस तरीके से अभी हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रेगुलर लाइफ में किस तरीके से इंटरवीन कर रहा है, किस तरीके से हम अपने लाइफ को ईजी बना रहे हैं, और क्या इसके बहुत सारे जो क्या कह सकते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे डीप फेक्स हो गए। ठीक है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, डिस इन्फॉर्मेशन पता होगा सबको। ठीक है, तो ये डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, किस तरीके से प्रोपेगेंडा यूज़ किया जाता है और किस तरीके से सोशल मीडिया पे होता है ना रूमर्स फैलाना या फिर कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से पूरे कंट्रीज को थ्रू आउट द वर्ल्ड एक होना चाहिए और एक प्रॉपर एआई गवर्नेंस सिस्टम लाना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि अभी तक कौन कौन से मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस या कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पे वर्क किया है। ठीक है, और उसके अलावा हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे और आगे क्या करना चाहिए, इसके प्रोज पॉजिटिव्स भी हम देखेंगे, क्या क्यों इसकी ज़रूरत है और किस तरीके से हमें करना चाहिए, और एआई के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो मेनली हमारा पेपर 2 के लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन से ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आर्ग्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मैं भी आगे आने वाले टॉपिक्स में हल्का सा आपको एक ब्रीफ दे दूंगा डिस्कशन, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 टॉपिक्स जो आपके लिए हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इसको आपको कवर करना है। ठीक, फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियाज रोल इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हमें पता है किस तरीके से इंडिया एडवांस कर रहा है, इंडिया का इन्फ्लुएंस हमारे वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली। ठीक है, तो इस चीज़ों की देखते हुए किस तरीके से इंडिया जो है रशिया यूक्रेन, और अभी हमने देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे रशिया भी गए थे और यूक्रेन भी गए थे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर में ईरान हो गया और कई एक सारी जॉर्डन, लेबनान, ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो कनाडा इंडिया का भी अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस से रिलेटेड, जो हमारे रिलेशन स्ट्रेन में आ रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिलिट्री को ये सब चीज़ हो रखा है वहाँ पे, तो किस तरीके से इंडिया रोल प्ले करेगा अपना कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। तो हम इस आर्टिकल में ये चीज़ें देखेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया का क्या अभी पोजीशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करे। जैसे हमने लास्ट प्रीवियस मंथ के अपने एक वीडियो में देखा था, विजन के ही लेक्चर में, इंटरनेशनल रिलेशन में, ग्लोबल साउथ के बारे में हमने पढ़ा था, किस तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ग्लोबल साउथ में, जिसके थ्रू इंडिया अपना जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको एक्सपैंड कर रहा है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का क्या हो, इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री उभर के बनकर आगे निकले। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखा था क्योंकि हमारा मेन गोल चाइना को काउंटर करना भी और इंडो पैसिफिक रीजन में भी सिक्योरिटी मेंटेन करना है। तो इन सब चीज़ों में इंडिया का रोल क्या रहेगा, आने वाले टाइम में इंडिया किस तरफ इंक्लाइन होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कैसे जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया का क्या प्रीवियस स्टैंड रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इन सब चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। उसके अलावा एक टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। अब ये क्या चीज़ है हम इसको देखेंगे कि ये इनिशिएटिव किस तरीके से वर्क करती है, ये क्या है, इसके कौन कौन से मेंबर हैं और किस तरीके से इंडो पैसिफिक, हमने यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाड जो हमारा है। ठीक, इसका मेन गोल क्या है, जो हमारा ये हमारा क्वाड, ये पहला टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ भी है पर इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सबको पता हो क्वाड में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है कि क्वाड क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके अलावा हमें इसका टारगेट पता है कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना इसका गोल है। सेकंड, सागर इनिशिएटिव के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन प्रमोट करता है, तो हम इस पर भी फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस हमारा मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा कह सकते हैं। तो इसी के तहत किस तरीके से इंडिया जो है या फिर अदर कंट्रीज जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन रीजन में लाई करती हैं, उनका क्या इनिशिएटिव, किस तरीके से इन्होंने एक कंबाइंड फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया है जहां पे हम क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड प्रमोट करेंगे, पीस प्रमोट करेंगे। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन को प्रॉस्पेरस बना सके। तो इस वाले आर्टिकल में हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये भी चीज़ देख लिया कि ये इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में कैसे 2 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा बेहतर वे में समझ आएगी जब हम इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे इकॉनमी वाले सेक्शन पे। तो इकॉनमी में अगर आप देखो तो एक है रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट। यहाँ पे देखें किस तरीके से रीजन टू रीजन जो इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है, जो डेवलपमेंट में क्या, डेवलपमेंट का जो भी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिफरेंट वे में डिफरेंट रीजन्स पे पड़ता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ों को देखेंगे कैसे रीजनल डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी मतलब मीन्स क्या होता है, इनइक्वालिटी। ठीक है, डिस्पैरिटी का मतलब हमने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से डिस्पैरिटी प्रमोट हो रही है या फिर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेज हैं डेवलपमेंट में रीजनल लेवल के डाइवर्सिटी की वजह से, हम ये देखेंगे। फिर यहाँ पे हम मिडिल इनकम ट्रैप देखेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे किस तरीके से मिडिल इनकम ट्रैप से हम निकल सकते हैं, क्या मिडिल इनकम ट्रैप के प्रॉब्लम्स है, क्या इससे रिलेटेड क्या हमारे जो
चैलेंजेस हैं, इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एक चीज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेट मिनट, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड 10 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। जैसे कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने 2014 में हमारी कंट्री में जनधन योजना प्रमोट की गई थी, इनिशिएट की गई थी, लॉन्च की गई थी, सॉरी। तो इसके तहत क्या हुआ था कि जो हमने जो यूपीआई सिस्टम अपना इनहेंस किया, स्टार्ट किया, तो जनधन योजना के तहत हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट्स खुलवाना हमारे इंडिया के फार्मर्स के और लोअर सेक्शंस के जो लोग हैं, इससे क्या कर सकते थे हम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को प्रमोट करना, ठीक है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है या फिर मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, तो इसके थ्रू किस तरीके से करप्शन रिड्यूस हुआ और किस तरीके से एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हमने इंक्लूड किया अपने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में, फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और वहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर किया। गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस तक पहुँचे, हमने इस चीज़ को इंश्योर किया फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू। उसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। तो प्रॉपर 10 ईयर्स का इसमें देखेंगे एक एनालिसिस की क्या इस तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट रहा है, ये चीज़ें किस तरीके से इन्होंने वर्क किया है, ठीक। उसके अलावा जब हम आते हैं फर्दर हमारी इकॉनमी वाले सेक्शन में, इंडिया डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर। हमें पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में सिर्फ फार्मर्स आते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड आता है, क्योंकि शुरू से हमने एग्रीकल्चर के बारे में वही देखा है। पर उसके अलावा आपने एक टर्म सुना होगा, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, जहां पे हम एनिमल हस्बेंड्री भी प्रमोट करते हैं और हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर है हम उसको भी प्रमोट करते हैं। तो वो एक ज़्यादा एफिशिएंट वे होता है हमारे फार्मिंग सेक्टर का, जहाँ पे फार्मर्स की ओवरऑल डिपेंडेंसी फार्मिंग सेक्टर एग्रीकल्चर पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर क्रॉप फेलियर्स हो गए, पेस्ट अटैक्स हो गए, इसकी वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी मेंटेन रहती है वहाँ पे। तो उसका एक बैकअप भी क्रिएटेड होना चाहिए। तो हम हमारे कंट्री में क्या कहा जाता है, या फिर मिक्स फार्मिंग में हम क्या कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करना। और हमारे इंडिया में डेयरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है। तो ठीक है, तो इंडिया का डेयरी सेक्टर में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, आपको एक ये चीज़ पता होगा कि हमारे इंडिया का जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आपने सबको ही शायद ही कोई होगा हमारे कंट्री में जिसने अमूल का नाम नहीं सुना होगा। तो ये क्या है, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो डेयरी सेक्टर में वर्क करती है। तो इंडिया का डेयरी सेक्टर किस लेवल पे है अभी के टाइम पे, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, क्या चेंजेस की जरूरत है और किस तरीके से हम उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट एंड फार रीचिंग बना सकते हैं, हम इस टॉपिक में इस चीज़ को देखेंगे। तो इकॉनमी वाले सेक्शन में हमारे ये 2-4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं सिक्योरिटी में, तो ड्रोन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ड्रोन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से एक बड़ा रोल प्ले करता है, हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमें पता है कि आज के टाइम पे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस करते जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज कर रही है। तो वैसे में हमको किस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत है, क्या क्या ड्रोन लॉज अपनाने चाहिए, किस तरीके से हम इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं एट दिस टाइम, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, बहुत ही स्पीड पे, रैपिड लेवल पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हम ड्रोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी से उसका रिलेशन भी देखेंगे। फिर जब हम इन्वायरमेंट वाले सेक्शंस पे आते हैं, तो जब हम इन्वायरमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कुछ 1-2-3 मिशन है गवर्नमेंट के, जहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे मिशन मौसम, ठीक है। गवर्नमेंट का ये जो मिशन मौसम है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने आईएमडी को क्या बोल सकते हैं, एम्पावर किया है। उसके अलावा 2-3 इसके और भी मैंडेट्स हैं, जहाँ पे अर्ली वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम और भी ज़्यादा रडार से स्टैब्लिश करना, जो हमारे इंडिया के जो मोस्ट वेदर प्रोन एरिया है, जहाँ पे फ्लड, साइक्लोन जैसी सिचुएशंस आती रहती हैं, उन सब जगहों पे किस तरीके से हम क्या करेंगे, मौसम जो हमारा वर्ड है ये, यानी वेदर फोरकास्ट को भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके अलावा एक जो टॉपिक है जो आपका हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, हमेशा, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। हमेशा हम देखते हैं कि जो रेलवे लाइंस के थ्रू जो हमारे एलिफेंट्स हो गए, एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, उनका कोलिजन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे डेटा भी रहते हैं और आर्ग्यूमेंट में अगर हम देख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा। उसके अलावा रिपोर्ट में भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है क्वेश्चन आने का। तो ये हर साल ही अब अगर कोई लंबे टाइम से 2-3 साल से प्रिपेयर करा तो उसे पता होगा कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है एवरी ईयर। तो ये आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। इस चीज़ को अगर आप डायरेक्ट नहीं भी आता है कोई चीज़, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को आंसर में भी इसके डेटा को मेंशन कर सकते हो कि क्या इंपैक्ट है, डेवलपमेंट को किस तरीके से इको फ्रेंडली हम बना सकते हैं, ताकि हम इन्वायरमेंट के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उन सबको भी क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। तो ये टॉपिक उस परस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में हमने
ओवरऑल क्या ये दो टॉपिक को देखा कि जहाँ पे हम मिशन मौसम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद फर्दर सोशल इशूज़ की ओर आते हैं हम, ठीक है। तो सोशल इशूज़ में कुछ एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस मंथ में रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन। हमें पता है स्वच्छ भारत मिशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, और इसके भी अच्छे खासे ईयर्स हो गए, आई थिंक इसके भी 9 to 10 ईयर्स हो चुके। तो इसका एक एग्जामिनेशन हम देखेंगे और किस तरीके से ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसा सिचुएशन जो हमारे कंट्री में उभर कर आया है, तो वहाँ पे ये स्वच्छ भारत मिशन किस तरीके से हमारे जो रिवर्स हैं, जो हमारी इकोलॉजी है, इस चीज़ को बैलेंस करने में, रिवर्स को रिजुवेनेट करने में, किस तरह से मरीन इकोनॉमी जो हमारी है, मरीन लाइफ जो है, इन सबको प्रमोट करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा स्वच्छ भारत मिशन। इन सबको देखेंगे। फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्दर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल, हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल हमारे पे रिलेटेड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया है, जहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड को चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसके होराइजन को इंक्रीज किया है, ठीक है। कि किस तरीके से यहाँ ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड था, ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप रखता था, तो इसके थ्रू क्या करना, किसी अक्यूज का ट्रायल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, डिसीजन लेना कि किस तरीके से हम उस चीज़ को पनिशमेंट प्रोवाइड कराए एक पर्टिकुलर अक्यूज को। तो उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल वर्ड का यूज किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह पे, जिससे इसका होराइजन बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो गया है, इंक्रीज हो गया है, जिसके थ्रू क्या करेंगे हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को और जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से और इम्प्लीमेंट करने में हम सफल रह पाएंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारा, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है, तो ये आपके पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो हम इस चीज़ पे भी देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई है। अब यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया विल हैव इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाई ईयर 2035। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे कंट्री के पास 2035 तक एक अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट और डेवलपमेंट भी है कि जिस तरीके से हम वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पे इंक्रीज कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, तो कल को हम एक प्रेसिडेंट सेट करने वाले हैं कि किस तरीके से जैसे हमने मंगलयान चंद्रयान के थ्रू क्या किया, एक अचीवमेंट स्टैब्लिश किया, उसी तरीके से हम इंटरनेशनल स्टेशन भी क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे और कुछ एक इंपॉर्टेंट जो हमारे इसरो के आने वाले पाइपलाइन में जो मिशन हैं, हम उनके बारे में भी देखेंगे, ताकि हम इस चीज़ के लिए रेडी रहें अपने आंसर राइटिंग में। इसरो के फ्यूचर मिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी आता है तो हम उस चीज़ को मेंशन कर सके। उसके बाद इंडिया का R&D इकोसिस्टम क्या है, अभी किस लेवल पे हमारे इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे और इसमें क्या और करना चाहिए, हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकते हैं और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, हम इस चीज़ पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और एक लास्टली हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। हम ये एक स्कीम जो हमारी इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, जब हम हर मैगजीन में क्या करेंगे, हर मंथली मैगजीन में लास्टली जब हम एक टॉपिक के साथ साथ हर एक टॉपिक के साथ साथ लास्ट में जब हम स्कीम डिस्कस करेंगे, तो ये ना सिर्फ आपके पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो प्रिपेयर होता चला जाएगा। क्योंकि हमने लास्ट 1-2 सालों में देखा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए अपने पेपर 1 में, ठीक है। और वो भी स्टेटमेंट वाइज, ऐसे भी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट वाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे आपको डेप्थ की नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ऐसे में हम जब हर वीकेंड पे हर न्यूज़पेपर की हेल्प से, मंथली मैगजीन की हेल्प से जब कुछ स्कीम्स को कवर करते रहेंगे, तो स्कीम्स हमारे पेपर 2 में तो हम अपने आंसर राइटिंग में इन सारी चीज़ों को यूज कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ पेपर 1 वाले एस्पेक्ट को भी हम क्या करेंगे, कवर कर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस मंथ के, सितंबर मंथ के, जो हमने डिस्कस किया क्या है हमारे जो मस्ट रीड टॉपिक्स हैं हमारे पेपर 2 के लिए, ठीक है। इस मंथ में सितंबर 2024 के, इसको हमने देख लिया। अब इसके साथ ही क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, ये टॉपिक्स को पढ़ना है अपने लेवल पे, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्द इनको 2 से 3 पार्ट में क्या करूंगा, इन सबको डिटेल में डिस्कशन करके आपके सामने वीडियोस लेकर आऊंगा। वहाँ पे आप इसको देखकर क्या कर सकते हैं, अपने पॉलिसी को, जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, या फिर एक इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यही था एक बेसिक सा हमारा इस वीक का, इस मंथ का, जो प्रीवियस मंथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें एंड बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ इसके डिटेल डिस्कशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।